अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तैयारी, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। पूरे पाकिस्तान से एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर से लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आना, बहुत बड़ी तादाद में मोबिलाइज करना होता है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इस तमाम मामले की तैयारी जो है वो उनको की जानी चाहिए और क्या सूरत हाल है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में एक और खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो ये में करोड़ों रुपए मालियत की किताबें जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं। ये वो किताबें हैं जो उसूलन कराची में ही या पाकिस्तान में ही छपना थी, यहीं की किताबें हैं, यहीं की दरसी कुतुब है, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर जाकर यानी ईरान से, मलेशिया से और दीगर ममालिक से छप के पाकिस्तान में वापस आ रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं, स्मगल हो रही हैं। इस मामले को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इस वक्त किस नहज पे है और कितनी नुकसानदेह है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन का इनेकाद खुद इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि ऐसे में पूरे पाकिस्तान के एक एक फ़र्द को जो कि वोट देने का हकदार है, उनका अहल है, उसको घरों से निकाल कर पोलिंग बूथ तक लेकर आना होता है, और बहुत वसी पैमाने के ऊपर इंतज़ामिया जो है उसकी मशीनरी जो है वो एक्टिव होती है। कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन सर? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बहुत बड़ा अहम चैलेंज उनके सामने है। उसकी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब ये पंजाब की गवर्नमेंट डिज़ाल्व हुई, असम्बली डिज़ाल्व हुई, KPP के डिज़ाल्व कर्जन करार दे दी गई बिला वजह बगैर किसी जवाज के, उससे बड़ा एक इंतखाबी बुरहान पैदा हो गया। उस इंतखाबी बुरहान की वजह से फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसी में रहा कि कभी उसकी मुतालबात हुए कि आप 90 दिन में इंतखाब करवाएं, 60 दिन में इंतखाबात करवाएं। फिर इलेक्शन कमीशन पर बड़ा जिम्मेदारी आयद हो गई। वो साबका पार्लिमानी हुकूमत जो थी, वो कौमी इत्तेहाद की हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 60 दिन में 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए फंड प्रोवाइड नहीं किए। फिर उसके बाद हमारे अस्करी इदारों की मजबूरियाँ थी, चारों तरफ दहशतगर्दी हो रही थी। तो उन हालात में जो उनको एक अमला जो होता है अपने अस्करी इदारों की तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी नहीं हो सका। लेकिन तमाम हालात का चैलेंज का मुकाबला करते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब मुश्तरका मफादात कौंसिल की रोशनी में जब हल्का बंदियाँ करवानी पड़ गई, वो भी आईनी जरूरत थी, आइन के आर्टिकल 51। तो फिर तमाम मीडिया चैनल तहरीर पाकिस्तान दरमियान में आते रहे कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान तमाम चैलेंज का मुकाबला करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि हल्का बंदी कराने के बाद हम अपना एक इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। अभी वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बारे में अंदिया ही दे रहे थे। किसी को कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हेयरिंग थी, उसकी रोशनी में फैसला हो गया, और ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सब एक पेज पे खड़े हो गए, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का मामला तय हो गया। अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल तौर पर मुकम्मल है। हमें भी ब्रीफिंग दी थी, मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। तो अभी चंद रोज पहले जब चीफ इलेक्शन कमीशनर बवा अपने अरकान इलेक्शन कमीशन के हमरा पंजाब में तशरीफ लाए थे, तो वज़ीर आला पंजाब के सामने उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल है। रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग स्टेशन, तमाम जो इंतजाम होते हैं इलेक्शन के मामले के मुकम्मल तैयार हैं, और हम इलेक्शन में दाखिल हो गए। तो बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई यकीन दहानी करवाई कि हम आपके इलेक्शन करवाने के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में तमाम आपसे मामलत करेंगे, और जो भी आप हुक्म जारी करेंगे वो हमारे लिए हुक्म आखिर होगा। और इस तरह की हम इलेक्शन कमीशन और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मिलकर अपने जो पंजाब का सूबा है उसमें हम इंतखाबात कराने की जमानत देते हैं कि इंतहाई शफाफ इंतखाबात होंगे, और हमारी तमाम जो है तावन जो भी होती है मामलत वो आपके साथ खड़ी है। तो ये बड़ा तरीके से सब मामले तय हो गए हैं। अब इसके मजीद इसमें किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं रही। यकीनी तौर से बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बात थी कि अगर हल्का बंदियों को पर कोई एतराज़ात वगैरह होते हैं तो उनको एड्रेस किया जाएगा, उसके लिए सफिशिएंट टाइम होगा अगर एतराज़ात आते हैं तो?
जनाब बिल्कुल दुरुस्त, अच्छा किया आपके इस सवाल से। जो जिन्होंने पटिशन दाखिल उनके लिए रहनुमाई मिल जाएगी। सवाल आपका बड़ा वैलिड है। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ हमारा भी इनके साथ इंटरेक्शन चल रहा है और उनके भी बारे में उन्होंने भी कहा है कि हम 30 नवंबर तक मुकम्मल तमाम जो है इसकी जो एतराज़ात आए हैं, उजरदारी आई हैं, ये तमाम हम उनका फैसला कर देंगे। 1328 आई हैं पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने बेंच मुकर्रर करती हैं, 2-2 बेंच हैं, 2-2 नुकरी बेंच है और वो हर रोज 15, 16, 20 जो है हर बेंच वो अपनी हेयरिंग कर रहा है, वकला उनके पेश हो रहे हैं और तसल्ली की जा रही है। और जहाँ जहाँ जरूरत पेश आएगी तो लाजी बात है उनके भी दादरसी के ऊपर है, वो भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन बहरहाल 30 नवंबर को ये सारा मामला ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और पंजाब हुकूमत का इस वक्त हिस्सा, और हमें बता रहे थे कि जनाब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जो है वो होने हैं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर तरह से तैयार है इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं मोहतरमा सादिया जावेद जो कि साबिका एमपी भी रही हैं और विमेन विंग्स जो हैं उनकी सरबराह भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। बताइए जी, अब इंतखाबी दंगल शुरू होने वाला है, कितनी तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी ये अधूरा है। जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मुतालबा है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव ही कहे, लेकिन वो एक डेट आ रही थी कि 28 जनवरी को शायद पाकिस्तान में इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएंगे। उस वक्त भी हमने ये मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब ने चले मुदाखलत करके इस मामले को तय कराया और पाकिस्तान में इलेक्शन की एक तारीख का ऐलान हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना है। जब तक शेड्यूल नहीं आएगा, ये जो लोग बात करते हैं, अभी भी लोग बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने मना किया है कि टेलीविजन पे ये बात ना उठाई जाए, लेकिन जाहिर सी बात है ये अधूरा जो फैसला है ना, इसको मुकम्मल इलेक्शन कमीशन ने करना है और उनको शेड्यूल का ऐलान करना है। जब तक शेड्यूल नहीं आएगा तो ठीक है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। एज पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पहले दिन से तैयार है। अच्छा, क्या तैयार है, मुझे ये बताइए क्या तैयार है? आपका नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि जाहिर है कि नैरेटिव के ऊपर ही एक इलेक्शन लड़ा जाएगा ना। अब पिछले की जो परफॉर्मेंस है इत्तेहादी हुकूमत में शामिल, और जाहिर है कि अहम तरीन वजारतें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, लेकिन ऐसी आप समझती हैं कि वो हुकूमत की ऐसी काबिल फ़ख्र परफॉर्मेंस थी कि उसके बेहाफ के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करे और पीपल्स पार्टी की जो है वो बहुत अच्छा जो है वो वेलकम भी मिलेगा उनके लोगों को और बहुत वो एक इंस्पायरिंग जो है परफॉर्मेंस देखी जा सकती है? देखें, 16 महीने की जो हुकूमत की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर बहुत सारे सवालात हैं। इवन आज से 2 दिन पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस बारे में कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने वजीर आज़म बनाया था और जो उम्मीदें और उनसे मैंने वाबस्ता की थी कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे, वो देने में वो नाकाम रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि हाथ झाड़ के खड़े हो जाना, मतलब जाहिर है कि मुश्किल वजारतें आपने उनको दे दी, उसके बाद जो है एक जो भारी पत्थर था वो नून लीग ने चूमा, उन लोगों ने चूमा, और फिर उसके बाद आप कैसे बरीउस ज़िम्मा हो सकते हैं? अच्छा, ये इमरान सुल्तान साहब, ये कहना बहुत आसान है। ये नून लीग वाले और बहुत सारे सहाफ़ी हजरात ये नैरेटिव बनाते हैं, हम झाड़ के नहीं खड़े हो रहे, हमने ज़बरदस्ती वजारत उज़्मा या फाइनेंस मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ज़बरदस्ती नहीं दी थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था उस वक्त की पार्लियामेंट की आप सबसे बड़ी जमात है, का हक बनता है। और उस वक्त नून लीग MNAs के एतबार से, नंबर्स के एतबार से नंबर्स में आगे थी। तो
जरदारी साहब ने उनको ऑफर की कि भाई आप बड़ी जमात हैं, आप अपनी पार्टी में से किसी का जिसको भी मुंतखब करना चाहें, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, उसको आप मुंतखब करें। और मुत्तफिका तौर पे शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चुना गया था। झाड़ने की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी एक तो जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, जो कि अगली हुकूमत के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो इलेक्शन हम लड़ेंगे वो मंशूर पेश किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास शोकेस है, ना माने ना लोग, लेकिन बड़े माजरत के साथ हमारे पास शोकेस करने को है कि हमने सिंध में क्या काम किए हैं पिछले 15 साल से। अब बिल्कुल अब हमें भी इंतजार है उस नैरेटिव का नहीं बल्कि उस मंशूर का जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे लेकर आती है आइंदा इंतखाबात के लिए, जिसमें वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और बात करेंगे फिल्म में इस वक्त किताबों की जो स्मगलिंग है, वो किताबें जो कि पाकिस्तान में अंदर यहीं पर प्रिंट होनी चाहिए थी, यहीं पर पब्लिश होनी चाहिए थी, यहीं पर उनकी बाइंडिंग होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें बाहर से दरामद होकर स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही हैं। ये क्या मामला है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और अहम मसला आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये मसला है, खबरें हैं कि कराची में करोड़ों रुपए की किताबें स्मगल की जा रही हैं और ये किताबें वो हैं जो हमारे ही अपने निसाब में शामिल हैं, हमारे अपने लोगों की किताबें, ये पाकिस्तान में प्रिंट नहीं हो रही, बल्कि चूंकि खाम माल महंगा है, यहाँ पर कारोबारी लागत महंगी है, लिहाजा इसे बाहर से प्रिंट करवा कर और इम्पोर्ट किया जा रहा है। ये किताबें चीन से प्रिंट हो रही हैं, ईरान से प्रिंट हो रही हैं, साथ ही साथ मलेशिया से भी प्रिंट होकर आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से प्रिंट होकर किताबें कराची में या पाकिस्तान में आ रही हैं, तकरीबन 50% जो है उनका एक हजम पहुंच चुका है और सालाना 16 अरब रुपए के मुसावी ज़र मुबादला जो है वो इसके ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये क्या मामला है, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ खालिद साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के। अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा ये क्या मामला है, जो हमारी मुकामी सनत है प्रिंटिंग की, बाइंडिंग की, वो तो बड़ी इससे उसको ज़िक पहुँच रही है। अगर किताबें, हमारी दरसी किताब, हमारी और दीगर किताबें बाहर से प्रिंट होकर पाकिस्तान में आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए बात दरअसल ये है कि ये कुछ सिलसिला इस तरह हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस वक्त डॉलर का क्राइसिस शुरू हुआ तो इन्होंने हर चीज़ की इंपोर्ट बंद कर दी और उसके अंदर इन्होंने इंपोर्टेड कागज़ की भी इंपोर्ट बंद कर दी। अच्छा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो जाहिर है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कागज़ चाहिए होता है, कागज़ नहीं होगा तो किताब कैसे बनेगी। नतीजा उसका ये हुआ कि पब्लिशर्स ने जब उनको अच्छा कागज़ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए और वो जब आप पब्लिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसमें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जब कागज़ नहीं मिल रहा है तो हम किताबें किस पे छापें और हमारे बच्चों को पाकिस्तान के नीड है किताबों की, तो उन्होंने दूसरी जगह सर्च करना शुरू कर दिया। इन द मीनवाइल हमने एज ए एसोसिएशन और प्रिंटर्स एसोसिएशन ने, पैपगाई ने और पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत जो है वो इम्पोर्टेड कागज़ जो कि किताबों के लिए इस्तेमाल होता है उसको इम्पोर्ट करने की परमिशन दे दे ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी किताबें छाप सकें। लेकिन साबिका जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ नहीं किया और जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब डिमांड इतनी हैवी है कि आपने देखा होगा अभी कुछ अर्से से चल रहा था कि मार्केट में किताबें नहीं मिल रही हैं, किताबें शॉर्ट हो गई हैं, किताबों की प्राइसेस बढ़ा के बुक सेलर ज्यादा प्राइसेस पे किताबें बेच रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि डिमांड उसकी थी और बुक्स अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, अब तो सर बात यहाँ पर यह है कि कहा जा रहा है कि 60% गालिबन इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। बाहर से हमारी किताबें प्रिंट होके आ रही हैं, मलेशिया से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं, अफगान ट्रांजिट जो है उसका भी मिसयूज़ किया गया। लेकिन अगर प्रिंटर को, पब्लिशर्स को वहाँ से किताबें सस्ती मिल रही हैं, यकीनी तौर से वहाँ से जो आ रही हैं तो वो सस्ती हैं, लेकिन आवाम को उसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? उनका प्रॉफिट पब्लिशर्स का तो फिर दुगना हो रहा है।
नहीं, देखिए मुझे ये बात तो इल्म में नहीं है कि वो उसकी प्राइसेस को किस तरह कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेरी इल्म में ये बात जरूर है कि ये किताबें पब्लिशर्स बाहर लेके जा रहे हैं और वहां से छपवा के पाकिस्तान ला रहे हैं ताकि उस डिमांड को पूरा किया जा सके जो पाकिस्तानी बच्चों की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान की प्रिंटिंग और बाइंडिंग की सनत और जो उससे एफिलिएटेड दीगर सनतें हैं वो बुरी तरह अफेक्ट हो रही हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं बार बार कि आप कागज पर से ड्यूटी को कागज को ड्यूटी जो कागज जो कि किताबों के लिए इस्तेमाल होता है वो इंपोर्टेड कागज पाकिस्तान में लाने की इजाजत दें, उस पे से ड्यूटी उस पे से कितने परसेंट ड्यूटी है सर? ये ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह कितने परसेंट होते हैं उस कागज के ऊपर? सर ये तो बेइंतहा है, 60% से ज्यादा ड्यूटीज हो जाती हैं, 70% ड्यूटीज हो जाती है। हाँ। और कागज तो रॉ मटेरियल है, किताब उसके बगैर तो छप नहीं सकती। ठीक। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट दीगर चीजों में से जो आसाइश की चीजें हैं जो कि लग्जरी आइटम्स हैं उनको तो इंपोर्ट करने की परमिशन देना शुरू कर दी है, लेकिन कागज के ऊपर से ड्यूटी हटाने को तैयार नहीं। अच्छा, जो किताबें इंपोर्ट करते हैं सर, जो किताबें इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या ड्यूटी हुकूमत वसूल करती है? कुछ करती है या नहीं करती है इंपोर्टेड के ऊपर? जो किताबें इंपोर्ट होती हैं वो किताबें बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल होती हैं जो बच्चे ए और ओ लेवल्स वगैरह के इम्तिहानात देते हैं उनके लिए। अगर उस पे बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी हो जाएगी तो वो किताबें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। सर मैं तो यही बात कर रहा हूं ना कि अगर इंपोर्ट की हुई किताबें जो हैं उन पे ड्यूटी उतनी नहीं है और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इंपोर्टेड कागज के ऊपर सारी चीजों पे 60% है, तो जो उनको प्रॉफिट मिला, जो फायदा उनको हुआ वो अवाम के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो तो समझ में आता है। अदरवाइज तो यहाँ पे यही कहा जाता है कागज महंगा है लिहाजा है नहीं और इंपोर्टेड है महंगी है, तो ये चीज और ये मतलब बड़ी हैरत की बात है। क्या आपकी नॉलेज में नहीं है ये मामला? नहीं, मेरी नॉलेज में ये मामला है, लेकिन मुझे आप प्रॉफिट का पूछ रहे हैं वो मामला नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई पाकिस्तानी पब्लिशर अगर किसी गैर मुल्क में जाकर किताबें छपवाएगा तो ये इतना आसान नहीं है काम। और जब पाकिस्तान को किताबें आएंगी कस्टम में पैसे देने होंगे, आपका क्या ख्याल है ये इतना आसान प्रोसीजर? सर स्मगलिंग तो हो रही है ना, जिस चीज के लिए अफगान ट्रांजिट रूट को इस्तेमाल किया जा रहा है और स्मगलिंग तो हो रही है। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि ना हो रही हो, उसमें तो पूरी मैकेनिज्म पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, स्मगलिंग हो रही होगी, लेकिन क्या हुकूमत को नहीं पता है वो स्मगलिंग रोके? बिल्कुल नहीं रोकते, बिल्कुल ये हुकूमत का काम है ना। मैं तो कह रहा हूँ वो स्मगलिंग भी रोकें, वो इंपोर्टेड कागज पे से ड्यूटी भी कम करें और परमिशन भी दें, क्योंकि हमारे बच्चों को किताबों की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। किताबें जो हैं वो बेइंतहा जरूरी हैं और पाकिस्तान में ही छपनी चाहिए, पाकिस्तान में ही सब चीजें होनी चाहिए। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि हर चीज पाकिस्तान में हो, लेकिन जो हुकूमत का काम है वो ड्यूटी लगाने में तो सबसे तेज है। रात को 12 बजे पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, कम करने में जान जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, हमारी प्रिंटिंग की, पब्लिशिंग की, ये इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अच्छा, तो इस तरह सर ये जो मारूफ हैं वो पायरेसी के जो कवानीन हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुर्तकिब हो रहे हैं अगर बाहर से कहीं से प्रिंट करवा रहे हैं तो? जो बड़े पब्लिशर्स हैं जिनके पास कॉपीराइट के हुकूक होते हैं उनके पास वो उसकी पामाली नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉपीराइट के तहत उनके पास कोई एग्रीमेंट होगा जिसके तहत वो बाहर छपवा सकते होंगे। और जो पाकिस्तानी पब्लिशर्स हैं वो तो खुद ओनर्स होते हैं अपनी किताबों के, वो तो कोई कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी नहीं है। असल चीज ये है कि किताबें बाहर नहीं छपनी चाहिए, बाहर ज़रे मुबादला नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान की किताबें पाकिस्तान में छपनी चाहिए और इमीडिएटली हमें कागज पे से ड्यूटी और कागज को इंपोर्ट करने की परमिशन देनी चाहिए और कागज पे से ड्यूटी कम करनी चाहिए। तो इस पे सर जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हुकूमत कोई कंसिडरेशन नहीं करती, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती? अब जाहिर है कि हर स्टेक होल्डर्स तो हर जगह पर होते हैं ना। पिछले 1 साल से हम प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, मुख्तलिफ जगहों पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, इस्लामाबाद में भी कई दफा जा चुके। वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ना असल में। सुनवाई वहां पे होगी जहां पे वो कोई पॉलिसी बनाएंगे। उनको चाहिए तालीम के लिए पॉलिसी बनाएं, किताबों के लिए पॉलिसी बनाएं, जो किताबों के लिए रॉ मटेरियल है उसके लिए पॉलिसी बनाएं।
ये तो एक गलत बात है कि किताबें मुल्क से बाहर जा रही हैं, लेकिन वो मजबूरी में जाना शुरू हुई, अब वो बाकायदा उसका बिजनेस बनना शुरू हो गया। नहीं मतलब किताबों का जो स्क्रिप्ट है या जो उसके चीजें वो बाहर से छप के पाकिस्तान वापस आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी चीज को बाहर छपवाकर पाकिस्तान में वापस लेकर आ रहे हैं, और जाहिर है कि उससे बहुत सारे मसाइल हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चों के हवाले से है, कोर्स नहीं है, चीजें नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। हमारी प्रिंटिंग प्रेस, हमारे मजदूर, हमारे हुनरमंद, ये सब बहुत मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल आप 100% कह रहे हैं, और मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बाइंडिंग इंडस्ट्री, पब्लिशिंग इंडस्ट्री सब बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और देखें, ये तो कुछ पब्लिशर्स हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं, 70% पब्लिशर्स पाकिस्तान के ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर जाएं और किताबें छपवाएं और बाइंडिंग कराएं और उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करें। ये इतना आसान काम नहीं होता। जिनके बड़े वसाइल होते हैं वही ये कर सकते हैं, दरमियाने या छोटे पब्लिशर्स भी ये काम नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारे पिस रहे हैं इस पूरे मामले में। जो छोटे दरमियानी साइज के पब्लिशर्स हैं वो इसमें पिस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज खालिद साहब, चेयरमैन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन, इस अहम तरीन मामले पर हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर में इस वक्त जो स्मोक से फजा इंतहाई तशवीशनाक हद पर पहुंच चुकी है, वहां पर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। सबसे पहले नंबर पर लाहौर है, और वजह यह है कि अब एक तो वैसे ही वहाँ की फ़िज़ा काफ़ी आलूदा, और अब जो रही सही कसर है वो स्मॉग पूरी कर रही है। मौसम सरमा का आगाज़, उसके साथ ही पंजाब में स्मॉग जो है उसने अपने डेरे डाल लिए हैं। ये धुएँ और धुंध के मिलाप से ये स्मॉग बनता है। इनफैक्ट अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये बड़े बारीक बारीक से पार्टिकल होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के, जो सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन करते हैं, और इतने बारीक ज़र्रात होते हैं कि ये हमारे सांस लेने के साथ हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं, और हमारे खून के अंदर जो रगों में खून है उसमें सरायत कर जाते हैं, और इससे नज़ला, खांसी, गला ख़राब, सांस की तकलीफ, आँखों में जलन, साथ ही साथ फेफड़ों की ख़राबी, और हद है कि कैंसर तक के जो अमराज हैं वो इससे फैल सकते हैं। तो एक बड़ी इस वक्त आफत मची हुई है पंजाब में, और वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने भी काफ़ी सख्त बरहमी का इजहार किया है इंतज़ामिया के ऊपर, और उसका ये कहना है कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि 2018 की स्मोक पॉलिसी आ चुकी है और उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। क्या मामला है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब जनाब नसीम रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्यों इस वक्त हालात जो है वो आपे से बाहर हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, बावजूद इसके कि 2018 की एक स्मोक पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर उस तरह से अमल नहीं हो पा रहा। सर देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे 30 अक्टूबर 29-30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के दिन होते हैं, और ये अगर आप पिछले 4 सालों का आप इसमें जायज़ा लें तो इन 12-13 दिनों में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर और ये जो इस सेंट्रल पंजाब के कुछ शहर हैं यहाँ पे ये राइज़ करता है। आप अगर अक्टूबर के स्टार्ट देखें तो 100-150 करीब होते हैं, तो ये 10-12 दिनों में राइज़ करके ऊपर चला जाता है। और इसकी रीज़न ये है जो आज तक हमारी तहकीक के मुताबिक कि इस मौसम में या इन दिनों में धान की फसल पंजाब पाकिस्तान के एरिया में भी और इंडियन साइड पे भी बहुत ज़्यादा कटाई भी होती है, और फिर आगे उनको आग लगाई जाती है जो उनकी बाकियात हैं, क्योंकि बाकी जो कसाफतें हैं जैसे व्हीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसके अलावा भट्टे हैं या और जो सोर्सेज हैं वो तो सारा साल रहती हैं। बट ये जो 10-12 दिन होते हैं इसमें चूँकि धान की फसल की कटाई पीक पे होती है, और फिर साथ तो उन्होंने किसानों ने खेतों को क्लियर करना होता है, चूँकि आगे साथ ही इसी महीने में साथ गंदम काश्त हो रही होती है, तो उसके लिए फिर वो इन बाकियात को आग लगाते हैं। अब जो हमारा पंजाब है, जो पाकिस्तान का जो हमारा एरिया है, इसमें चूँकि हमारे स्मोक रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, आपको पता है 2023 में, और उसमें ज़ाहिर जुर्माने भी हैं, सज़ाएँ भी हैं, और इसके अलावा जो हमारा स्मोक एक्शन प्लान है उसमें जो महकमा ज़राअत है
उसको स्टबल बर्निंग पे जो उनको चूँकि ये रोल दिया गया है, और महकमा ज़राअत की आपको पता है नीचे यूसी लेवल तक वहाँ उनकी प्रेजेंस मौजूद है। वो किसानों को जो हमारी साइड पे है उनको गाइडेंस भी देते हैं, उनको हैप्पी सीडर और कबूटा भी जहाँ तक मुमकिन है प्रोवाइड कर रहे हैं, और वायलेटर के खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मगर हमें इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अगर आप पीछे नासा की साइड दे सकें जहाँ पे हमारे कंट्रोल रूम में, तो उसमें देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इस वक्त स्टबल बर्निंग है इंडियन साइड पे। और अनफॉर्चुनेटली जो इन दिनों में ये जो 10-12 दिन में इनमें जो विंड डायरेक्शन है वो भी हमारी तरफ हो जाती है। अच्छा। ये नहीं है कि वो कोई बचे हुए हैं, उनका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त आप फरमा रहे थे लाहौर या पाकिस्तान पहले नंबर पे, ऐसा नहीं है। मेरे पीछे आपको कंट्रोल रूम में ही आपको वर्ल्ड रैंकिंग की एयर क्वालिटी इंडेक्स नज़र आ रहा है, जिसमें इंडिया इस वक्त टाइप पे है, वो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम तीसरे चौथे नंबर पे हैं। लेकिन ये पूरा रीजन सेंट्रल पंजाब का ये वाला ट्रबल बनने की वजह से इन 10-12 दिनों में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट कि वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से जो धुआं आ रहा है और विंड भी इस तरफ की, लेकिन फिर कोई इंटरनेशनल फोरम इसके ऊपर नहीं होगा कि कहीं पे आलमी ये ज़ाहिर है कि माहौलियात इस वक्त दुनिया भर का एक बहुत बड़ा मसला है, जिस तरीके से पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है, तो इसमें तो बहुत अच्छे तरीके से मुदल्लल अंदाज में इस मामले को इंटरनेशनली उठाया जा सकता है। देखें, हमारे 2017 में भी आपको याद है हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त के, उन्होंने उनके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको लिखा था, और उसके बाद अगले सालों में भी हर साल तकरीबन अपनी थ्रू जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की ये टेकअप करते रहे हैं मामला उनके साथ, और उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह हमने पंजाब में अपने लाहौर और जो हमारा ये रीजन है, अब इस वक्त कोई इंडस्ट्री हमारी जिसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ, वो इंडस्ट्री को हम चलने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो वाली जिनके अंदर धुएं का कोई सोर्स है, जैसे स्टील फर्नेसेस हैं, स्टील इसके अलावा रोलिंग मिल्स हैं, या वो इंडस्ट्री जिनके अंदर बॉयलर्स हैं, और उनके साथ हमने 2 अरब रुपये भी हुकूमत पंजाब ने मुख्तस कर दिया है कि आप मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, अगर पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री जिसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वो इस वक्त हमारे दिन और रात स्क्वाड काम कर रहे हैं, हम उनको चलने की इजाज़त नहीं दे रहे। ठीक है सर, ये तो हमारा भट्टा मोर देन 70%। नसीम साहब, ये तो आप अपने तौर पे कर रहे हैं ना, और यकीनी तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात सारी है कि अगर ये हम इंडिया के हवाले से कहते हैं कि अभी जारियत है, वो पाकिस्तान का पानी रोक लेता है, ड्राउट की सिचुएशन यहाँ पे होती है, फिर वो पानी छोड़ देता है तो यहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो उनको ख़त लिखना ना लिखना बराबर है, उनसे तो कोई खैर की तवक्का नहीं है। लेकिन और इंटरनेशनल फोरम्स भी तो हैं, उसके ऊपर क्यों इस मामले को नहीं उठाया जा सकता, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल हमारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो सार्क की हमारा एक फोरम है ममालिक का, वहाँ पे ये पहले भी मामला वो लेके गए हैं, और अब भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो भी इंटरनेशनल इस तरह की जैसे सार्क हमारे इस रीजन की एक एसोसिएशन है, वहाँ पे भी इसको टेकअप किया जाए। और उनको मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि हमने जिस तरह अपने यहाँ पे भट्टा जिगजैग पे किया, या इंडस्ट्री में मिशन कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो भी हम उनको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह के मैयर्स वहाँ पे लें, ताकि होता क्या है कि कभी विंड डायरेक्शन हमारी तरफ से उनकी तरफ भी हो जाती है। अगर हमारी कसावटें होंगी तो ज़ाहिर उनको अफेक्ट करेंगी। और लेकिन हाईकोर्ट के जो रिमार्क्स हैं सर, हाईकोर्ट के जो रिमार्क्स हैं सर नसीम साहब, वो बहुत सख्त इस हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन के मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो क्या हुआ, 2018 की जो पॉलिसी थी, स्मोक पॉलिसी, उस पर अमल दरामद नहीं करा सके, या क्या है? नहीं, इस वक्त मैं आपको हमारे जितने 14 के करीब महकमे हैं, एक महकमा नहीं है, सिर्फ एक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल नहीं है, हुकूमत पंजाब ने 14 के करीब महकमे हैं, जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसका काम है इंडस्ट्री और भट्टों की पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह जो व्हीकल पोल्यूशन है, जिसका 43% कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर 2 महकमे काम कर रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि फिटनेस का सारा कर रहे हैं, और दूसरा ट्रैफिक पुलिस है जो कि धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। स्टबल बर्निंग पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल दिया गया और वो काम कर रहे हैं। मैंने बताया वो यूसी लेवल तक उनकी प्रेजेंस है, और वो अपना उनको रोल असाइन किया गया। और सुना है कि मतलब सर लोकल गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं वो निशानदेही करें ऐसी फैक्ट्रियों की, ऐसी सनतों की, ऐसे कारखानों की जो कि काला धुआं छोड़ते हैं, ऐसी गाड़ियों की, उनको कहा गया इस तरह की। देखें, ये तो हम भी कहते हैं,
कि कोई भी, इसलिए ये कंट्रोल रूम भी यहाँ कायम किया गया है कि कहीं पे हमारे, तो इस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि दिन के बाद भी और रात के बाद भी, ये नहीं कि रात को हमारे को काम नहीं होता, रात को हमारे स्क्वाड काम कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं, और 24 आवर्स ये हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। और जहाँ कहीं किसी और लोगों को बताते रहते हैं, आपको पता है आजकल व्हाट्सएप का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वो हमें भी आ जाता है और हम तो ओपनली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी कोई ऐसी वायलेशन नजर आए तो हमें वो ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जो स्क्वाड हैं या जो हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो उनके खिलाफ वहाँ पे एक्शन लें या उनको जो गाइडेंस देनी है वो दें। अच्छा तो सर, ये पीक कब तक रहता है? ये मुझे बता दीजिएगा, जाते जाते ये कब तक रहता है स्मोक का सीजन जो है? ये देखें जी, ये आज 5 तारीख है, अभी 6, 7, 8 ये 2-3 दिन है, इसमें बहुत ज़्यादा चूँकि स्टबल बर्निंग होनी है, ये खासकर इंडिया साइड पे बहुत ज़्यादा होनी है और हमारी साइड पे भी होती है। तो ये और शिद्दत इख्तियार करेगा, और तो ये 2-3 दिन ये मेरे अगले चंद दिनों के बाद ये ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे नसीम रहमान साहब, जो कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के, और उनका ये कहना था कि अगले 3, 4, 5 दिन जो है ये स्टबन बर्निंग के हवाले से और धान की फसल जो है उसकी कटाई और उसके बाद जो ज़मीन क्लियर कराने के लिए जलाई जाती है वो अमल जो इंडिया में असल चीज़ वहाँ से विंड जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, और बाकी यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले पर इसके ऊपर काबू पाने की। देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।